नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ अवस्थी। आचार्य ई लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों को पता है कि आचार्य ई लर्निंग में डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के जितने भी पेपर होने वाले हैं उनके बारे में आपको एग्ज़ाम से पहले सारी क्लासेस चलाई जाएंगी। और उसमें जो हमने सामाजिक अध्ययन की पहली क्लास ली थी उसमें आपको 1857 के स्वाधीनता संग्राम के क्या कारण रहे थे उसके बारे में बताया गया था। आज दूसरी क्लास है और इस क्लास में हम लोग जानेंगे 1857 का जो स्वाधीनता संग्राम था उसकी असफलता के क्या कारण थे। शुरू करते हैं। यहाँ पे कई सारे कारण बने थे 1857 के स्वाधीनता संग्राम की असफलता के। कि जो पहला कारण था यहाँ पर वो था क्रांति का समय से पहले होना। दोस्तों, जो ये 1857 का स्वाधीनता संग्राम था इसमें जो क्रांतिकारियों ने जो तिथि निर्धारित की थी वो निर्धारित की गई तिथि 31 मई 1857 की। इस तिथि को सारे आंदोलनकर्ता एक साथ अलग अलग जगहों से आंदोलन करेंगे और इसमें जो है अंग्रेजों के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी जाएगी। लेकिन क्रांतिकारियों में इतना ज़्यादा उत्साह था कि इस आंदोलन का विस्फोट हो गया और ये विस्फोट 10 मई 1857 ईस्वी को ही हो गया। मतलब समय से पहले ही क्रांतिकारियों ने जो क्रांति का जो बिगुल था वो बजा दिया और यहाँ पे जो इस आंदोलन की असफलता का कारण बना। दूसरा कारण जो था वो हमारे यहाँ सैनिक दुर्बलता का अभाव था। हम जानते हैं कि हमारे यहाँ कई सारे वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, लेकिन यहाँ पे एक नेतृत्वकर्ता का अभाव था। जैसे कि नाना साहब एक अच्छे संगठनकर्ता थे लेकिन अच्छे सेना नायक नहीं थे, जो इस यहाँ पर कानपुर में इनके हारने का कारण बना। दूसरा कारण तात्या टोपे वीर थे लेकिन ये यूरोपीय रणनीति में दक्ष नहीं थे, इनको यूरोपीय युद्ध की तकनीकियों का ज्ञान नहीं था, जिसके कारण यहाँ पे ये असफल रहे। रानी लक्ष्मीबाई एक कुशल सेना नायक होते हुए भी ये स्त्री थी। उस समय स्त्रियों की इतनी युद्ध में सहभागिता नहीं मानी जाती थी, लोग उनको इतना महत्व नहीं देते थे, जो भी इस आंदोलन की असफलता का कारण बना। तीसरा, बहादुर शाह जफर। हम जानते हैं कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट थे और उस समय दिल्ली का शासन इन्हीं के नाम पर चलता था। अंग्रेजों ने घोषणा कर दी थी कि इनकी मृत्यु के बाद इनके उत्तराधिकारियों को इनका राज्य छोड़ना पड़ेगा और उनको उत्तराधिकार में जो संपत्ति मिलनी थी वो भी नहीं मिलेगी। इस कारण इन्होंने आंदोलन का बिगुल बजा दिया, लेकिन ये बूढ़े हो चुके थे, अशक्त थे, इस कारण ये आंदोलन असफल रहा। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है राष्ट्रीयता की भावना का अभाव। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि ये जो आंदोलन था यहाँ पे एक बहुत बड़ा कारण इसके असफल होने का ये रहा कि यहाँ पे राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था। हम लोगों ने क्रांति की शुरुआत तो कर दी थी, लेकिन जितने भी यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे ये लोग अपने अपने हक के लिए लड़ रहे थे, कोई संपूर्ण भारत के लिए नहीं लड़ रहा था, जिसके कारण आम जनमानस इस आंदोलन से बहुत ज़्यादा हद तक नहीं जुड़ पाया। इसमें एक निश्चित समूह ही इस आंदोलन से जुड़ पाया, जैसे कि नाना साहब ये कानपुर से विद्रोह कर रहे थे। इसका कारण था क्योंकि इनकी पेंशन छीन ली गई थी और इनकी उपाधियाँ भी इनसे वापस ले ली गई थी। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई, इनका जो झांसी का साम्राज्य था वो अंग्रेजों ने अपने राज्य में विलय कर लिया था। बहादुर शाह जफर के साथ भी यही हुआ था, इनके उत्तराधिकारियों को उत्तराधिकार के नियम से वंचित कर दिया गया था। तो यहाँ पे एक राष्ट्रीयता की भावना का अभाव देखने को मिलता है। सब लोग अपने अपने लिए तो लड़ रहे थे, लेकिन संपूर्ण भारत के लिए कोई भी लड़ाई नहीं कर रहा था या कोई नेतृत्व नहीं कर रहा था। चौथा कारण जो आता है वो आता है आर्थिक कठिनाई। यहाँ पे हम लोगों ने बहुत वीरता के साथ इस स्वाधीनता संग्राम में भाग तो लिया, लेकिन यहाँ पे जो चौथा जो महत्वपूर्ण कारण है जो इस आंदोलन के असफल होने का बना वो ये था कि यहाँ पे अंग्रेजों की तरह हम लोगों के पास अच्छे हथियार नहीं थे, हम लोगों के पास अच्छी युद्ध शैली का अभाव था, हम लोगों के पास उतने संसाधन नहीं थे कि हम इस युद्ध को आसानी से जीत सके, जो इस स्वाधीनता संग्राम की असफलता का प्रमुख कारण बना। दोस्तों, अब हम 1857 का जो स्वाधीनता संग्राम था इसके परिणाम के बारे में जानेंगे कि 1857 के स्वाधीनता का जो संग्राम हुआ था इसके बाद भारत पर क्या क्या प्रभाव पड़े। तो इनको एक एक पॉइंट्स में जानेंगे। कुल 5 पॉइंट हैं, 5 पॉइंट में समझेंगे कि क्या परिणाम हुए 1857 के स्वाधीनता संग्राम के पश्चात। तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया। दोस्तों,
हम सभी जानते हैं कि 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था, इसके पहले भारत में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चल रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, इसने यहाँ पे व्यापार शुरू करा, धीरे धीरे शासन करने लगी और इससे बहुत पैसा कमाया। इसके कारण हुआ क्या कि जब ये पैसा अपने देश ले जा रहे थे तो वहाँ पे एक समांतर अर्थव्यवस्था ने जन्म ले लिया। जैसे कि कोई कंपनी, भारत की कोई कंपनी विदेश में व्यापार करे और उस इतना ज़्यादा पैसा कमाने लगे कि उसका जो मूल्य है उस कंपनी का, वो भारतीय कोष के, भारत का जो राजकोष है उससे ज़्यादा या उसके बराबर होने लगे, तो कहीं ना कहीं एक समांतर अर्थव्यवस्था का जन्म होता है। तो इससे पहले से ही ब्रिटिश सरकार ये मौका ढूंढ रही थी कि कैसे भी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत करके भारत में अपना शासन शुरू करे, और 1857 के स्वाधीनता संग्राम के पश्चात उसे एक मौका मिल गया। इसके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर दिया गया और यहाँ पे कंपनी के शासन का अंत करके पूरा जो शासन था भारत का, वो ब्रिटेन की महारानी के नेतृत्व में होने लगा। उनका एक सचिव यहाँ पे नियुक्त होता था और वही यहाँ का शासन देखता था। उसके बाद जो दूसरा परिणाम हुआ, वहाँ की महारानी ने यह आदेश दे दिया कि जो भारतीय शासक हैं उनके जो, अगर उन्होंने कोई दत्तक पुत्र ले रखा है, मतलब जिनके कोई संतान पुत्र या पुत्री नहीं है, वो उनको दत्तक पुत्र यानी पुत्र को गोद लेने का अधिकार मिल गया था। तीसरा जो परिणाम हुआ वो ये था, सेना के संगठन में परिवर्तन कर दिया गया। बम्बई, बंगाल और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी थी, इसमें जो भी सेना थी अब ये सीधे सीधे यूरोपियंस के अंडर में आ गई थी, यानी यूरोपीय सेनाओं को रखते थे, भारतीय शासकों को इससे भी कोई भी मतलब नहीं था। चौथा, धर्म की रक्षा। धर्म की रक्षा का आशय ये है, ब्रिटेन की महारानी ने यहाँ के लोगों को ये आश्वासन दिया कि भारतीयों के धर्म के साथ कोई भी जबरन धर्म परिवर्तन नहीं कराया जाएगा। एक प्रकार से यहाँ भारतीयों को उन्होंने भारतीयों के धर्म की रक्षा का आश्वासन दिया। पांचवा पॉइंट जो आता है वो भारतीय तथा अंग्रेजों के बीच संबंधों का कटु होना था। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से पहले ही अंग्रेज यहाँ पे शासन कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में। उसके बाद क्या हुआ, जब एक बार भारतीयों ने विद्रोह कर दिया क्योंकि भारतीयों का शोषण यहाँ पे हो रहा था, तो उसके पश्चात भारतीयों और अंग्रेजों की जो संबंध थे, क्योंकि अंग्रेज लगातार शोषण करे जा रहे थे तो विरोध करना बिल्कुल जायज़ था, तो उसके बाद अंग्रेजों ने भारतीयों का जो शोषण था वो और करना शुरू हो गया और धीरे धीरे भारतीयों और अंग्रेजों के बीच में जो संबंध थे ये और ज़्यादा कटु होते चले गए। धन्यवाद। दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और उन दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं जिनको डीएलएड के चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं इस बार देनी है। धन्यवाद।